चलो आज हम लोग करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम। टॉपिक डालो सेंटर ऑफ मास में स्प्रिंग मास सिस्टम। या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग इसको। स्प्रिंग मास सिस्टम, देखो स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होगा, आपका स्प्रिंग होगी और ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो एक ब्लॉक है ऐसे करके, और यहां पर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पर एक स्प्रिंग अटैच है, ठीक है। इस वाले ब्लॉक का जो पहला वाला ब्लॉक है, इसका मास मान लो m1, और ये v वेलोसिटी से इस m2 ब्लॉक की तरफ जा रहा है। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जानते हैं दिग्विजय? नहीं सर, पता नहीं है स्प्रिंग सर। कांस्टेंट नहीं जानता? स्प्रिंग में क्या होता है, और जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है F इक्वल टू माइनस के एक्स फोर्स लगता है। एक्स क्या होता है, जैसे मान लो स्प्रिंग है, ये अभी नेचुरल लेंथ पर है, इसको मैंने खींचकर इस लेंथ से यहां तक एक्सटेंड करा, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, स्प्रिंग वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। तो मान लो सपोज करो ये अपनी जो नेचुरल लेंथ है उससे एक्स डिस्टेंस इसको एक्सटेंड करा मैंने, एक्सपेंशन हुआ इसमें, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स लग रहा है अपोजिट में, इसलिए माइनस लगता है। आई बात समझ में? इस के को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्चुअल में जो फोर्स होता है स्प्रिंग में वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कितना आता है, माइनस के आता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ठीक है। जो भी डाउट हो पूछ लेना ना। यस सर। और माइक को ऑफ रखना जनरली, और जैसे ही कुछ डाउट पूछना हो तो माइक ऑन करके आप पूछ लेना। चलो ये ब्लॉक जो था, ये ब्लॉक आपका रेस्ट पर, और ये M1 ब्लॉक M2 ब्लॉक की तरफ v स्पीड से आ रहा है। अब क्या होगा, जब ये ब्लॉक इससे टकराएगा, स्प्रिंग से टकराएगा, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ठीक है। इसको दबाता जाएगा दबाता जाएगा, फिर एक कंडीशन आएगी, उसके बाद स्प्रिंग कंप्रेस होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर दोनों के दोनों ब्लॉक एक ही साथ स्पीड में मूव करते हुए जाएंगे। बात समझ में आई? अभी ये तो रेस्ट पर है और ये मूव कर रहा है, ये आएगा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, अभी तक M2 नहीं हिलेगा। तो जब इसको मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा, M2 भी हिलेगा मतलब, लेकिन कम वेलोसिटी से, जब ये मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा इसको, तब ये दोनों के दोनों साथ एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, नोट लिख लेना यहां पे, नोट याद रखो, दोनों की वेलोसिटी कब सेम होगी, एट मैक्सिमम कंप्रेशन। एट मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सटेंशन, या तो मैक्सिमम कंप्रेस होगा, और मान लो जैसे दो ब्लॉक को मैंने यूं करके ऐसे करके एक ब्लॉक को खींच रहा हूं, तो जब ये मैक्सिमम एक्सटेंड होगा तब दोनों की ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन, वेलोसिटी ऑफ और मैक्सिमम एक्सटेंशन velocities of both block, दोनों ब्लॉक की velocities will be same। जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है
तभी, और या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तभी दोनों ब्लॉक की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। आई बात समझ में? यस सर। किसी को कोई डाउट है क्यों होता है ऐसा? नो सर। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है, जैसे ये क्वेश्चन है तो मुझे इसमें फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया बताओ कि इनका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सर मोमेंटम से मोमेंटम कंजर्व से। सर मोमेंटम कंजर्व क्या होता है? मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है पता है? हाँ सर, MV। मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है कि इनिशियली जो मोमेंटम रहेगा वही मोमेंटम फाइनली रहेगा। ठीक है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है बॉडी पर, आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पता है? न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। अगर एफ आपका जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है तो ये पी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। यस सर। तो अगर एफ फोर्स जीरो होगा तभी मोमेंटम कंजर्व रहता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, तो मैंने बोला कि मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन पर दोनों बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। अगर मैं पूछूं दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या होगी, तो क्या बोलोगे आप? दोनों बॉडी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगी एट मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन पर? जीरो होगी, क्योंकि जब दोनों बॉडी, ये बॉडी और ये बॉडी दोनों v स्पीड से मूव कर रहा है, मान लो v0 तो इसका सेंटर ऑफ मास भी तो v0 स्पीड से ही मूव कर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास भी किससे मूव कर रहा होगा, v0 से ही मूव कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। दिग्विजय, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आता है? नो सर। दो गाड़ी है, दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही है v वेलोसिटी से, तो ये दोनों की वेलोसिटी सेम है मान लो। अगर तू यहां से खड़े होकर इसको देखेगा तो तेरे को रेस्ट में दिखेगा क्या? हाँ सर। तो इसके ए के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी और b के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी दोनों क्या है, जीरो होगी। यस सर। ठीक है, और अपोजिट में जा रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है, माइनस, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो अगर एक पर बैठकर अगर दूसरे को देखे तो दूसरा वाला 2v से जाता हुआ नजर आएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन पर वेलोसिटी, थोड़ा ध्यान से समझना इसको दिग्विजय, थोड़ा सा क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा मुश्किल भी है और आपने इसी समय ज्वाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना बस। वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज with respect to center of mass will be zero.
दोनों बॉडी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगी? जीरो होगी। कब? मैक्सिमम कंप्रेशन पर। मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन पर क्या होगी? वेलोसिटी जीरो होगी। आई बात समझ में? यस सर। सेंटर ऑफ मास भी इसका v वेलोसिटी से मूव करेगा। देखो एक बार दिग्विजय बताएगा मुझे, यहां पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था? एक्सटर्नली कोई फोर्स लग रहा बॉडी पे? नो सर। सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। तो एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा इनका? मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो देखो कंडीशन बना देता हूं मैं कि दोनों ब्लॉक जो है वो, ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग कंप्रेस हो गई इस तरह से, मैक्सिमम कंप्रेस हो गया, और ये v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये भी v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये स्प्रिंग जो है क्या हो गया? स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। ये ब्लॉक था आपका m1, ये ब्लॉक था आपका m2। दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। कब? मैक्सिमम कंप्रेशन पर। ठीक है, तो पहला हम लोग लगाएंगे सिंस एफ एक्सटर्नल, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा था और इसे टकराया ये, तो एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा, एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो मोमेंटम क्या होगा? पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बात समझ में आई? अब इनिशियली Yes, कितना sir. मोमेंटम था? इनिशियली कितना मोमेंटम था? तो इनिशियल कंडीशन में क्या था? इनिशियल कंडीशन में देखो, ये ब्लॉक आ रहा था कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, और MV. इसकी वेलोसिटी क्या थी? ये तो रेस्ट पे था ना, ये m1 था, ये m2 था। तो इनिशियली इसका मोमेंटम कितना? m1 इंटू वी। इसका कितना M1V. है? इसका मोमेंटम कितना? जीरो। रेस्ट पर है, जीरो। 0. तो कितना आएगा? m1 v प्लस जीरो। और फाइनल मोमेंटम कितना? ये अब m1 कितने से मूव कर रहा है? v नॉट से, तो क्या लिखूंगा? m1 v नॉट प्लस m2 v नॉट। आया समझ में? तो यहां से क्या निकल जाएगा आपके पास? Yes, sir. यहां से निकल जाएगा कि दोनों किस वेलोसिटी से मूव करेंगे। कब? जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। v नॉट कॉमन ले लो, v नॉट कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा m1v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां से आपको क्या पता चल गया? यहां से आपको पता चल गया कि जब वो मैक्सिमम कंप्रेस हो गए तो दोनों सिस्टम कितनी वेलोसिटी से, दोनों बॉडीज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है कि स्प्रिंग में ये कितना कंप्रेस हो गई, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? चलो तो देखो आगे रब कर दो इसको, नोट भी करते हुए जाओ साथ में। सेकंड, अब वेलोसिटी निकल गया मेरे पास, मुझे निकालना है कि ये कितना कंप्रेस हो गया। तो मैं अब लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। सेकंड मैं यूज करूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सुनिए कभी दिग्विजय? No, sir. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? जितने भी फोर्सेस है, अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्सेस लग रहे हैं या फिर जितना भी वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन, इस सिस्टम पे जो भी वर्क डन हो रहा है वो इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इसमें वर्क एनर्जी, जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे हम लोग। तो जितने भी फोर्सेस है सबके कारण जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा?
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां पर कौन वर्क डन कर रहा है, किस पे वर्क डन हो रहा है? क्या इस वाले ब्लॉक पे वर्क डन हुआ? हाँ क्या सर। M1 पे वर्क डन हुआ? कितना वर्क डन हुआ? यहां पे सर वर्क डन नेगेटिव केवल, वर्क डन हुआ। यहां पे केवल स्प्रिंग पर वर्क डन हुआ, यहां पर केवल स्प्रिंग पर वर्क डन हुआ। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, और वर्क डन बाय ग्रेविटी भी लिखना चाहो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी लिख लो, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? के फाइनल माइनस के इनिशियल, यही होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ऐसे, परपेंडिकुलरली डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। दिग्विजय देखो, इसमें फोर्स जो लग रहा है वो नीचे लग रहा है और ब्लॉक मूव कर रहा है ऐसे। कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर 90 डिग्री पर हो तो उसका वर्क डन क्या होगा? जीरो। 0 ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि yes sir वर्क डन इक्वल टू होता है, आपने वेक्टर पढ़ा है, fs yes sir थोड़ा सा एफ डॉट एस होता है। वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डॉट एस। तो डॉट को जब हम सॉल्व करते हैं क्या आता है? एफ एस कॉस थीटा। cos तो theta थीटा अगर 90 होगा, थीटा अगर 90 होता वर्क डन जीरो होगा। तो थीटा किसके बीच में एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। ठीक है, yes sir तो यहां पर भी क्या हो रहा है? ग्रेविटी लग रही है ऐसे, ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? ग्रेविटी कारण जीरो, इस पे भी जीरो, 0 इसलिए वर्क डन yes बाय sir ग्रेविटी मैंने जीरो लिखा। स्प्रिंग पे वर्क डन जो होता है, स्प्रिंग पे वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा यू। याद है सबको ये? स्प्रिंग पे जो वर्क डन होता है, स्प्रिंग जो है वो कंजर्वेटिव, एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होगा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल कितना है? के फाइनल कितना है? हाफ एम M1 प्लस M2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, V नॉट का स्क्वायर, यही होगा के फाइनल। हाँ सर। और के इनिशियल कितना है? इनिशियली कितना था? केवल इसी में काइनेटिक एनर्जी थी, इसमें तो नहीं थी। तो हाफ M1 V का स्क्वायर। yes sir बात समझ में आ रही है? इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, जब स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन ही नहीं था, कोई कंप्रेस ही नहीं थी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी स्प्रिंग में? 0 जीरो। कितनी होगी? जीरो। और स्प्रिंग जब मान लो एक्स कंप्रेस हो गया तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के स्क्वायर। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर। दिग्विजय, स्प्रिंग की कैसे? पोटेंशियल एनर्जी जो कैसे होता है, इसमें फोर्स को हम लोग करते हैं, F इक्वल टू होता है ना माइनस के एक्स। yes sir तो वर्क डन इक्वल टू होता है F डॉट डी एस। यहां पे F डॉट डी एक्स लिखेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो माइनस के एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो वो आता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? के बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। आ रही बात समझ में? yes sir तो कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, yes sir तो अभी खाली ये फॉर्मूला याद रखो। पोटेंशियल, जैसे ग्रेविटेशनल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मान लो कोई ब्लॉक है, ये हाइट है, ग्राउंड से h हाइट पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? m मास का ब्लॉक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh सुना है कभी? yes sir सेम ऐसी स्प्रिंग के अंदर अगर मान लो x एक्सटेंड है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में?
एक्स एक्सटेंड है या एक्स कंप्रेस है? दोनों में सेम ही होता है। तो कितना हो जाएगा ये हाफ के एक्स नॉट मान लेता हूं मैं, एक्स नॉट मुझे एक्स नॉट निकालना है, और ये हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2। क्या v नॉट निकाल चुका था मैं? v नॉट निकाल चुका था। v नॉट कितना आया था? m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 v का स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व करके एक्स नॉट निकल जाएगा? कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे? कितने वेरिएबल्स है? इसको सॉल्व करके हम लोग एक्स नॉट निकाल लेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? मैंने आपको मेथड बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। उसको क्वेश्चन में आपको डाटा गिवन होगा, डाटा को वैल्यू पुट करनी है इसमें, सॉल्व करना है। तरीका मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आप लोगों को कि करना कैसे। आई बात समझ में? सबसे पहले उसकी इक्वल टोटल वेलोसिटी निकाल लेंगे कि उनकी जो सेम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम कंपैरिजन वेलोसिटी कितनी होगी। फिर उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, आपका एक्स नॉट निकल जाएगा। ठीक, आगे देखो। अब इनकी वेलोसिटी वगैरह निकालते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, फाइनली कितनी होगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी हमारी? देखो, जैसे ये M1 ब्लॉक था, इधर ये आपका M2 ब्लॉक, ये स्प्रिंग थी आपकी, अभी बस टकराने वाला है। स्प्रिंग पे कंप्रेस नहीं किया, अभी बस कंप्रेस करने वाला है। ये आ रहा था इधर किधर, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, और ये किस पे था? रेस्ट पर था। ठीक है, तो मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना है कि इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। अभी जो कंडीशन दे रखी है मुझे वो t इक्वल टू 0 समय पर, 0 समय पर, अभी बस टाइम स्टार्ट ही हुआ है। तो बताओ इस समय इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, याद है आपको? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद है फॉर्मूला? m1 v1 m2 v2 m3 v3, यही था ना? यहाँ पे दो ब्लॉक है तो m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था। तो यहां पर m1 की जगह तो m1 ही आएगा, लेकिन v1 कितना है? v, तो v आ जाएगा। m2 की जगह m2, और v2 कितना है? 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी एट t इक्वल टू 0 समय पर? एट t इक्वल टू 0 समय पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आया समझ में? समझ गए? हाँ सर। अब सेकंड हमें को निकालना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल गई। अब इस m1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या है इनिशियली, और m2 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या है इनिशियली। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? देखो, रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो दो पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, एक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, एक की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। ये a है, v है, ये vb है। मैंने पूछा a की वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में कितनी है, तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b क्या करेंगे? va माइनस vb। दिग्विजय को बता रहा हूं मैं, ये va माइनस क्या करेंगे? vb करेंगे। VB, तो किसकी वेलोसिटी? a की वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में। और मैं पूछूं v b a, तो b की वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में। sir, V velocity of B minus velocity of A. हाँ, फिर डायरेक्शन के हिसाब से लेना। जैसे ये भी
ये 2 है, ये 3 है, तो 2 माइनस 3 सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया आपने, इस तरफ पॉजिटिव लिया, पीछे की तरफ नेगेटिव लोग है, और इसमें क्या होगा 3 माइनस 2, 2. ठीक है। तो उसी तरह से मेरे को Yes, इसकी sir. वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास करनी है मुझे, वेलोसिटी ऑफ both blocks with respect to center of mass, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो पहले मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ वन, पहले वाले ब्लॉक की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो कैसे निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सही कर रहा हूं क्या मैं, हाँ सर। सही कर रहा हूं, ठीक है। v1 लिख दो यहाँ पे चाहो तो, v1 कितना आपका, v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आई, m1v माइनस अपॉन m1 प्लस m2, कितना आएगा m1v m1 प्लस m2। सॉल्व करोगे इसको, एलसीएम लेना आता ही आप लोगों को, m1v प्लस m2v माइनस m1v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1v से m1v कट गया, तो आपके पास आएगा वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये आएगा m2v m1 प्लस m2। समझ गए क्या, हाँ सर। ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ, ये तो फर्स्ट ब्लॉक की वेलोसिटी आई, सेकंड ब्लॉक की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ये तो रेस्ट पर है, लेकिन तो दूसरा पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो दूसरे पार्टिकल के ऊपर बैठ के, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा तो ये मूव करता हुआ नजर आएगा मुझे, क्यों सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, v2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और v2 कितना है आपका, इनिशियल कंडीशन में भी v2 कितना है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है तो 0 लिखेंगे, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है m1v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस m1v माइनस में आएगा। आई बात समझ में, कोई डाउट, No, sir, no doubt. ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें अब, समझ गए ये क्या होता है इसमें, स्प्रिंग मास सिस्टम में। अब मान लो मेरे पास क्या है, दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक है ऐसे करके, m1 और m2। ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस्ड है, मैंने क्या करा, दो ब्लॉक ऐसे थे दूर, उनको इस तरह से कंप्रेस करा, अब इसको रिलीज कर दिया, तो ये अभी क्या हो रहे हैं, दोनों कंप्रेस हो रहे हैं, ये m1 है ये m2 है, और कंप्रेशन कितना गिवन है x0। अभी कंप्रेशन कितना गिवन है आपको x0। देखो क्या होगा, m1 और m2 दोनों मूव करेंगे यूं करके, फिर क्या होगा, ये दोनों इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है, कभी करा आपने ऐसा, हाँ इमेजिन करो। सर। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट करेंगे, और हमको गिवन है कि जो m1 का मास है वो m2 के मास से बड़ा है, m1 जो है वो m2 से ज्यादा बड़ा है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ये मान लो इनकी नेचुरल लेंथ जानते हो, ये दोनों ब्लॉक पहले यहां पर आएंगे, ये कौन सा पॉइंट है, ये नेचुरल लेंथ पर आएंगे,
नेचुरल लेंथ का मतलब है, नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है कि ये सर पहले जब ऐसे रेस्ट थे, पे थे, कैसे रख गया। हाँ बेटा, सर जब रेस्ट पे थे वही ना पहले। हाँ रेस्ट पे थे, मतलब स्प्रिंग को ना तो हमने खींच रखा था ना ही कंप्रेस कर रखा था, स्प्रिंग के अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ पर। कोई स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उसे बोलते हैं नेचुरल लेंथ पर। तो मैंने स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करके ऐसे रिलीज करूंगा तो क्या होगा, ये नेचुरल लेंथ पे जाएगा। क्या यहाँ पे रुक जाएगा ये, क्या यहाँ पे रुक नहीं जाएगा या सर, आगे जाएगा? आगे जाएगा सर। सर आगे आगे भी जाएगा। जाएगा, यहां तक जाएगा। फिर क्या होगा, अब क्या हो गया, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन। अब इससे आगे नहीं जा सकता, ये इतना आगे जा Yes, सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। वापस से क्या होगा, अब वापस से स्प्रिंग फोर्स लगाएगी M1 और M2 पर, Yes, ये वापस से आएंगे, वापस अपने मीन पोजीशन पर आएंगे। इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको, मीन पोजीशन, एमपी। एमपी मतलब मीन पोजीशन। स्प्रिंग को जैसे ये ब्लॉक क्या होगा, इस पोजीशन के आसपास आजू बाजू क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। उसी तरह से M2 भी क्या करेगा, इस पोजीशन के आसपास क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। किसके, मीन पोजीशन। जैसे पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम को अगर मैं ऐसे करके छोड़ दूं तो ये ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करता है, इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, जिसके आजू बाजू ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है। आई बात समझ में? यस सर। तो ये आपका मीन पोजीशन होगा। मीन पोजीशन के अगल बगल ये क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। एम्पलीट्यूड जानते हो क्या होता है, एम्पलीट्यूड? sir, एम्पलीट्यूड जानते हो? maximum displacement from the main position. इस मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम कितनी दूर तक जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, फिर वापस यहां तक जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे आएगा यहां पर ही। तो यहां से लेके यहां तक इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड। कोई पार्टिकल जैसे पेंडुलम है, तो यहां से यहां तक जा रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, एम्पलीट्यूड। तो मीन पोजीशन से कितने दूरी तक जा रहा है, ये A1 होगा, A1 मतलब एम्पलीट्यूड, और ये भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड। उसी तरह से ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, ये आपका होगा A2, और ये भी क्या होगा आपका A2। बात समझ में आ रही है दिग्विजय? यस सर। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल या बॉडी, उसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। बाकी बच्चों को बात समझ में आ रही है, रिद्धि, अनन्या, अपर्णा, यस सर। सुचांदिता? सर बोर्ड थोड़ा Yes, सा sir. ब्लर है। बोर्ड ब्लर हो रहा है? अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन अब शुरू होता है। क्वेश्चन है, लिख लो, मैं भी क्वेश्चन को रब करूंगा, तो लिख लो पहले। सिस्टम इज रिलीज्ड, system is released from a compression of, from a compression of, from a compression, दिख रहा आपको compression, system is released from a compression of x naught, x naught compression से सिस्टम को रिलीज किया हमने इन स्प्रिंग।